जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बाबू क्लास 10th का साइंस विज्ञान, ठीक है। और चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और ये रसायन शास्त्र का चैप्टर है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, धातु और अधातु, इसको आप कैसे परखते हैं। धातु क्या होता है, ठोस होता है, ये चीज आपको पता है। अधातु क्या, ठोस नहीं होता है ना। तो कुछ इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। जैसे देखिए धातु एवं अधातु के क्या है, भौतिक गुणधर्म है, जिसके कारण हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन धातु है और कौन क्या है, अधातु है, ठीक है। अब देखिए धातु पे चलते हैं। इसकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु की सतह कैसी होती है बाबू, चमकदार, जैसे में सोना चांदी, ठीक है। और अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, जैसे में कार्बन और सल्फर। पर एक चीज आप याद रखिए, नोट में मैंने लिखा दिया है, आयोडीन की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा ऐसा कौन सा अधातु है जिसकी सतह क्या होती है, चमकदार, तो याद रखिएगा आयोडीन। समझ में आया आप लोग को। चलिए, ये धातु कैसे होते हैं बाबू, कठोर होते हैं, ठीक है। धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे में कॉपर, लोहा, तांबा, ये सब क्या कठोर होते हैं ना। और अधातु जो होते हैं कठोर नहीं होते, जैसे में आपका कोयला। समझ में आ गया आपको। धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। अब देखिए तीसरा नंबर है आघात वर्ध्यता होते हैं। धातु क्या होता है, आघात वर्ध्यता। आप कहिएगा आघात वर्ध्यता क्या होता है, तो पीट पीट कर चादर बनाना, ठीक है। जैसे लोहे की चादरें होती है, ठीक है, आघात कर करके, मतलब पीट पीट के उसको चादर बनाना। पर अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते, ठीक है। चौथा नंबर है आपका, धातु कैसी होती है, तन्यता होती है। धातु यानी आप देखते हैं घर में छप्पर छाड़ने वाला तार होता है, वो क्या होता है, तन्यता, उसमें टान होता है, ठीक है। पर मतलब पीट पीट के एकदम पतला सा तार बना दिया जाता है, जैसे तांबे का तार, ठीक है। और अधातु में तन्यता नहीं होती, ठीक है। अधातु में तन्यता नहीं होती, ठीक है। कभी कभी क्या एग्जाम में आपसे पूछ लेगा धातु और अधातु में क्या अंतर है, या दोनों के बीच अंतर लिखिए। तो कम से कम आपको ये 3-4 चीज तो आपको याद हो गया होगा। धातु की सतह चमकदार होती है, धातु की सतह अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, ठीक है। धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। धातु आघात वर्ध्यता होते हैं, अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते। धातु में तन्यता होती है, अधातु में तन्यता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर जो पॉइंट है आपका, वो कमरे के ताप पर धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अधातु जो होते हैं आपके, वो कमरे के ताप पर ठोस या किस अवस्था में होता है बाबू, गैसीय अवस्था में होता है। समझ में आया आप लोग को। धातु ठोस अवस्था में मिलते हैं, अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में। अब देखिए दोनों में मैंने नोट लिखा है और दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए केवल मरकरी, जिसे आप लोग पारा कहते हैं, ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है बाबू, द्रव अवस्था में होता है क्या ये भाई, धातु है ना। धातु तो द्रव में नहीं होना चाहिए, पर ये धातु मरकरी जो है, ये एक ऐसा धातु है जो जैसे ही कमरे के तापमान में आता है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, मोबाइल से देख रहे होंगे, वहां का जो तापमान है उसी को कहा जाता है कमरे का तापमान। जैसे ही उस तापमान पे आएगा तो किस अवस्था में हो जाएगा बाबू, द्रव अवस्था में। देखिए धातु का भी अद्भुत सिस्टम है। और इसमें भी देखिए एक अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। कौन सा बाबू, ब्रोमीन। दोनों आपके एग्जाम के लिए भी आई है, एक नंबर पूछता है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिएगा, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है बाबू, कौन सा होता है, मरकरी, जिसे क्या कहते हैं, पारा। ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बाबू ब्रोमीन। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए अगला है विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। पर देखिए इसमें भी एक नोट मैंने दिया है, क्योंकि आपका कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। एक नंबर, पारा और जो शीशा है, यानी पारा और जो शीशा है वो उष्मा के क्या होता है, कुचालक होते हैं। किसके कुचालक, उष्मा के, पारा और शीशा। आइए अधातु पर, तो अधातु विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं बाबू, कुचालक होते हैं। और इसमें भी नोट है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सॉरी, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ग्रेफाइट विद्युत, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, अधातु, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होता है बाबू, ग्रेफाइट। समझ गए यहां तक। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। धातु का घनत्व और गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या धातु को आप गैस पे चढ़ाए तुरंत गल गया, नहीं ना। उसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। और अधातु का गलनांक क्या होता है, कम होता है। घनत्व और गलनांक अधातु का क्या होता है, कम होता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक नोट है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब लास्ट देखिए ध्वनिक होते हैं। जब आप धातु पे
कोई चीज का मतलब वार करते हैं, जैसे मान लीजिए ये धातु है, ये देखिए इस पे आप कुछ करते हैं तो क्या होता है, आवाज आती है ना, यानी क्या ध्वनि के, यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल की घंटी, एक हथौड़ा लेता है, मारता है, टन, फर्स्ट बैल हो गया, तो इसका मतलब धातु क्या धान्विक है, तब ना आवाज दे रहा है। और अधात्विक जो होते हैं आपके, वो धान्विक नहीं होते। तो आप लोग समझ गए पूरा बात धातु और अधातु के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है बाबू धातु के भौतिक गुण देख लिए हम लोगों ने, भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, ठीक है, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी पहले क्या करते हैं हम, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या क्या इसमें मिलता है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। देखिए जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। देखिए कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। समझ में आया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। जैसे देखिए Cu कॉपर धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ClO2 है ना, तो क्या बन गया यहाँ पर, ठीक है, वहां Cl नहीं होगा Al होगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब देखिए इस चीज से कुछ पॉइंट्स हमारे निकलते हैं जो नोट में मैंने आप लोग को दिए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, निष्कर्ष है इसका। जैसे देखिए Au एवं Ag यानी सोना और चांदी जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, याद रखिएगा, सोना और चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कॉपर है ना, यानी ठीक है, यानी Cu कॉपर आप जानते हैं, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो काले परत का, यानी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, परत चढ़ना शुरू हो जाएगा काले रंग का, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है बाबू हम लोग का, अब देखिए पोटेशियम एवं सोडियम ये वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेते हैं। जैसे इसको मतलब बाहर निकाला जाएगा तो वायु के संपर्क में जैसे आएगा तो क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। समझ में आया आप लोग को, पोटासियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये वायु के संपर्क में आएंगे तो क्या पकड़ लेंगे बाबू, आग पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, हर 2 से 3 साल में पूछ देता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखिए ऐसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, ऐसे धातु, कैसे धातु, ऐसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण है ना, लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे धातु जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और किसका निर्माण करते हैं, जल का, उसे क्या कहते हैं बाबू, उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब देखिए, जैसे देखिए इसका एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, आप लोग को देखिएगा, ये एग्जांपल है इसी का, Al2O3, ठीक है, प्लस 6Cl 6HCl। ये आपका HCl क्या होता है, अम्ल होता है, ये आप लोग को पता है। और ये आपका क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो देखिए हमें क्या बन रहा है, AlCl3 और साथ साथ क्या दे रहा है, जल दे रहा है। ये Al जो है AlCl3 क्या लवण है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, ये लवण का निर्माण कर रहा है, किसके साथ हुआ, अम्ल के साथ। अब इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिर देखिए हमको क्या मिल रहा है, लवण, और साथ साथ क्या मिल रहा है बाबू, जल मिल रहा है। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या मिल रहा है हमको, लवण मिल रहा है, ठीक है ना, NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट। अगर इसको पढ़िएगा रासायनिक नाम के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है। ये भी क्या दे रहा है हमको, लवण दे रहा है। समझ में आया आप लोग को, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। ये उभयधर्मी का एग्जाम्पल है आप लोग के लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो एकदम आसानी से डेफिनेशन तो आपको याद हो ही गया होगा। क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और किसका निर्माण करते हैं, जल का, उभयधर्मी कहलाते हैं। थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल एक बार रख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, सॉरी रखिएगा। अब चलते हैं, आपने देखा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, अब हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, जल के साथ। देखिए धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, साथ साथ क्या देते हैं, हाइड्रोजन।
समझ में आया आप लोग को? धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगा, क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोजन। और जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा हमें, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया आप लोग को? जैसे देखिए 2K पोटासियम, पोटासियम को जब पानी के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो KOH क्या बन गया हमारा, KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ क्या बना, हाइड्रोजन। ठीक है, अब सोडियम को जब पानी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो भी हमको क्या मिला, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ क्या मिला, हाइड्रोजन। समझ में आया आप लोग को? अब इसके में भी कुछ निष्कर्ष निकला, भाई कौन धातु किसके साथ क्या करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे AgAuCuPb, Ag मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा। Ag कहाँ गया भाई, Ag मतलब चांदी होता है ना, Ag चांदी, सोना, कॉपर, लेड। Pb का मतलब क्या होता है, लेड। सोना चांदी, चांदी सोना कॉपर लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। समझ में आया आप लोग को? सोना चांदी सोना कॉपर लेड ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम जो है किसके साथ अभिक्रिया करती है बाबू, गर्म जल के साथ। पोटेशियम और सोडियम जो है ये दोनों धातु ऐसा है जो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ, है ना, निष्कर्ष है ना हटट के। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटाशियम और सोडियम जो है आपका यानी K और Na ये किसके साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। समझ में आया आप लोग को? अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए, धातु जब तनु अम्ल के साथ, तनु मतलब समझ रहे हो, तनी सा अम्ल ज्यादा पानी। आपको मैंने क्षारक और अम्ल वाले चैप्टर में बताया था, सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, सौसे अम्ल, तनिक पानी। तो यहाँ तनी सा अम्ल लिया गया, तनु अम्ल यानी अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा। तो जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में हमको क्या देगा बाबू, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, धातु मतलब लोहा, तनु अम्ल HCl, है ना, तो यहाँ क्या बन गया, FeCl2 यानी लोहे का क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये हुई धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं पॉइंट्स। चलिए, हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए थे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है बाबू, धातु की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु के अन्य धातु लवणों के सात अभिक्रिया। तो देखिए, अगर आप इस चीज को देखिएगा, वैसे एग्जाम में तो ये पूछा नहीं है उतना, पर क्योंकि टॉपिक है तो समझना अनिवार्य है, नहीं तो कहिएगा फिर वीडियो किस काम का है। देखिए, धातु A प्लस धातु B प्लस B का लवण विलयन उत्पाद में क्या देगा, A का लवण विलयन, और धातु B क्या हो जाएगा, अलग। अगर आप इस चीज को समझिएगा तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं। अब इसको उदाहरण से समझिएगा। देखिए, धातु A, ये धातु A है, ध्यान रखिएगा। तो हमने धातु लिया और B का लवण विलयन लिया है। ये जो B है ये धातु A है बाबू, और ये धातु B है, कॉपर। ठीक है, इसका विलयन लिया कॉपर सल्फेट, है ना, Cu से कॉपर सल्फेट लिया। अब जब उत्पाद में जाएंगे तो A का लवण विलयन बनेगा, यहाँ B का लवण विलयन बना ना, B का लवण विलयन बना। तो जब हम उत्पाद में जाएंगे बाबू तो A का लवण विलयन बनेगा। A क्या आपका, जिंक है, तो देखिए जिंक सल्फेट बना, और धातु भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए, धातु भी कॉपर था, अलग हो गया। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये इस प्रकार की अभिक्रिया आपने चैप्टर 1 में विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक उसी का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपके मन में होगा सर, जैसे विस्थापित कर दिया, भाई जिंक ने कॉपर को क्यों विस्थापित किया, क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है क्रियाशीलता, यानी धातु की क्रियाशीलता के आधार पर। भाई ये धातु ज्यादा क्रियाशील है, ये धातु कम क्रियाशील है। तो इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगा। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम यहीं से देखेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सभी भाइयों और बहनों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें शेयर करने का। ठीक है, क्योंकि आपके लिए यही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।